सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो ये आप लोगों का पहला चैप्टर, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर थ्योरेटिकली आते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा पहले समझ लेते हैं चैप्टर का नाम, जैसा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले सोचते हैं हमारा केमिकल क्या होता है। जैसे आप लोग भी डेली लाइफ में बताइए कोई केमिकल का नाम। हाँ, जैसे हम अगर अपने बॉडी की बात करें तो उसमें कितना कई तरीके के होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, और जितने विटामिन मिनरल्स होते हैं, जिंक होते हैं, ये सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ऐसा हमारे क्या केमिकल है। तो केमिकल का यूज़ हमारे देखने में बहुत है, जीवन में यूज है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से तो देखिए, अब हम पहले समझते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता है कि कौन सा रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आप लोग हाइड्रोजन, ये लोग तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन है अगर आपका, ठीक है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये मिल के हमारा वाटर बनता है, बिल्कुल बनता है। तो हम बात करें, देखिए यही हमारा रिएक्शन होता है। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है, ए मान लीजिए एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बना रहा है सी, ठीक है। तो वही हमारा हो जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब जिस तरह हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं जब छोटे थे कि x + y = 0 पढ़ते थे, तो ये सारा हमारा इक्वेशन रहता था कि नहीं। उसी प्रकार हमारा केमिकल, जब हम केमिस्ट्री में की बात करते हैं तो यही हमारा होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए, अब हम कुछ बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन भैया पहचानेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके हमें कुछ प्रॉपर्टी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, बात करें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आप लोग भी साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत मदद होगी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टीज़ तो यही है कि जब भी हमारा कोई रिएक्शन होगा तो उसमें गैस इन्वॉल्व होगी, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो गैस कैसे निकलेगी, तो ये सब हम आगे रिएक्शन में जब आप लोग बड़े होंगे तब समझेंगे। लेकिन आप लोग मान लीजिए कोई पूछ दिया कि भैया रिएक्शन हो रहा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी, तो बताने के लिए क्या कहेंगे, हाँ गैस भी निकल सकती है, या तो कलर चेंज हो जाए, क्या होगा, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात कि उसका फार्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? फार्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो देखिए, आप लोग एक मग ले लीजिए, ठीक है, या कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें आप लोग सॉयल और वाटर मिला दीजिए। आप लोग कुछ समय बाद देखेंगे सॉयल नीचे बैठ जाएगी। तो यही जो बैठती है सॉयल, तो हम क्या कहते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। जैसे कोई चीज़ सेटल डाउन होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। यह हमारी केमिस्ट्री लैंग्वेज है, प्रेसिपिटेट। मतलब कुछ हमारे रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अधिकतर ये साल्ट वाले केस में होता है, ठीक है। और हमारी चौथा क्या हमें देखने को मिल सकता है कि एनर्जी रिलीज हो सकती है। या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। कैसे, अभी हम बात करते हैं। देखिए, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कैसे होगी। देखिए, आप लोग भी देखते होंगे कभी, आप लोग, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे चूना जो आप लोगों के घर में पेंट होता है तो उसमें कभी के हीट रिलीज होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, बिल्कुल होती नहीं। तो उससे बढ़िया आप लोग कागज़ को जलाइए, ठीक है, पेपर को जलाएंगे तो उसमें भी तो भैया हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए हीट रिलीज हो रही है। अब बात करिए एब्जॉर्ब कब होगी। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो वाटर है, वाटर को अगर स्टीम में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। हाँ, हीट तो देंगे ना। तो वही हमारा, जब देखिए हम जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, में भी हो सकता है कि हम हीट दें या हीट उसे लें, ठीक है। तो यह दोनों प्रोबेबिलिटी वहाँ पर होती है, ठीक है। और हमारा चौथा आता है कि उसमें फिजिकल चेंज हो जाए, मतलब उसका स्टेट ही बदल जाए, ठीक है, फेज चेंज हो सकता है। कैसे, देखिए, हाँ सबसे बढ़िया यही वाटर और स्टीम का एग्जांपल हम देख ही लें। वाटर बताइए सॉलिड में रहता है, सॉरी वाटर लिक्विड में रहता है, लिक्विड से गैस हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो हम कह नहीं सकते कि भैया देखिए उसका फेज भी चेंज हो रहा है। फेज मतलब कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, पहले क्या था बाद में क्या होगा, ठीक है। तो यही आपका था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का आप लोग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हमने ये भी जान लिया कि भैया मतलब केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। इन प्रॉपर्टी में से अगर कोई पांचों में से कोई एक भी दिख जाए तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन बेसिकली हो रही है। या तो हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, या तो कलर चेंज हो जाए, या तो कहीं पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाए, या तो हमारी एनर्जी रिलीज हो जाए, या तो बोला करिए आप लोग एब्जॉर्ब हो जाए। तो कुल मिला जुलाकर यही था कि हमारा हाँ केमिकल रिएक्शन था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन था वो क्या होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग, मतलब कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है
बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सोचते हैं हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे देखिए मान लो कोई रिएक्शन ए है प्लस बी है इक्वल टू सी बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये केमिकल इक्वेशन हो जाता है। मतलब जैसे अगर नहीं हम लोग कहते थे कि कोई मान लीजिए पेन का दाम ₹X है और दूसरी पेन का दाम इसका ₹Y है, तो इसी तरह हम नहीं करते थे। तो दोनों अगर पेन का दाम इक्वल थे X इक्वल टू Y लिखते थे कि नहीं। हाँ, जिस तरह मैथ में करते तो उसी तरीके का ऐसे रिलेट करके होता है कि वैसे एक कंपाउंड ए है दूसरा कंपाउंड आपका बी है, दोनों रिलेट करके सी बन रहा है। ठीक है, तो यही हो जाता है हमारे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के हमने जो हमारा इक्वेशन मैथ में पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों साइड हमारा बराबर रहना चाहिए। ठीक है, इक्वल रहना चाहिए। तो उसी प्रकार हम बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो बैलेंस करने के पहले इसीलिए ज़रूरत है कि बताएं कि हमारा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ कहता है, क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन की, न तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं न तो मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया ये बताइए, जब मास क्रिएट नहीं हो रहा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, तो मान लीजिए कोई कह दिया कि यहाँ एक ही है, मतलब कोई कहाँ कंपाउंड तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं। दूसरी बात कि हमारे कंपाउंड हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन आसान के लिए हम बेसिकली करते हैं कि हमारे सेम हो जाए। दो चीज़ों के लिए हम करेंगे बैलेंसिंग। पहला तो कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कि मतलब ना तो मास हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और दूसरा कि कंपाउंड की कैलकुलेशन आसान हो जाए और टिपिकल ना रहे। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे। तो चलिए हम बैलेंसिंग की बात करते हैं। पहला हम देखिए बैलेंस वाला में देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए सबसे छोटा एग्जांपल है, तो हम देखिए हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से दोनों मिलकर हमारा H2 बनता है। देखिए करना क्या है, बहुत आसान है। केवल हमें एक बात पर ध्यान रखना है कि हम किसी एक को लेके चलेंगे, फिर इधर मान लीजिए एक को लेके चल रहे हैं, फिर इधर देखेंगे भैया उसका कितना मॉलिक्यूल है। देखिए H2 का कितना है, 2 मॉलिक्यूल है। इधर बताइए कितना है H2 का, 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब कि हमारा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ठीक है, लेकिन हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि इधर हम 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दें कि नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब बताइए यहाँ गड़बड़ होगी कि नहीं। यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया, तो हम लोग क्या करें, 4 जब हाइड्रोजन इधर हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारा 2 ऑक्सीजन। बताइए सब बैलेंस हो गया कि नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सारे एटम बैलेंस हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया। नहीं समझ में आया तो हम आगे एक और क्वेश्चन आप लोग समझाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, हाँ, कि हमारा H2 है और हमारा एक क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, आप लोग को जितने बच्चों को सिंबल नहीं याद, एटलीस्ट सिंबल देखिए आप लोग 1 से लेकर 20 तक का सब याद कर लीजिए सिंबल। ठीक है, सिंबल याद करेंगे तो बेसिकली आप लोग बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए H2 और Cl मिलकर हमारा मान लीजिए HCl बन रहा है। तो फिर वही क्या करना है, देखिए कैसे हम बैलेंस करते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 क्लोरीन के, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 हाइड्रोजन के हैं 1 क्लोरीन के हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के पास 2 हिसाब है, क्या करिए, या तो इसको हम आधा कर दें, ठीक है, या तो इधर डबल कर दें। तो बताइए क्या करें। तो हाँ बहुत आसान, इधर ही हम पहले करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 2HCl, इस तरह भी सही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी सही होगा। या तो एक काम करिए आप लोग, इसका 1/2H2 लिख दीजिए प्लस 1/2Cl लिख दीजिए। फिर वहाँ पर HCl जब बताइए अब बैलेंस हो गया कि नहीं। अब तो बिल्कुल है बैलेंस हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू के समझते हैं। अगर मान तीसरा है कि KBr आप ले लीजिए। ठीक है, BaI2 ले लीजिए, फिर KI ले लीजिए प्लस BaBr2 ले लीजिए। चलिए एक बार आप लोग इसको बैलेंस करिए। ठीक है, बैलेंस करिए आप लोग, एक बार इससे पास करके बैलेंस करिए। चलिए अब हम लोग समझते, देखिए यहाँ पर कितने पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है और 1 Br है। ठीक है, उसी प्रकार इधर 1 बेरियम है, उसी प्रकार दो आपका आयोडीन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और यहाँ पर 1 पोटेशियम है और 1 आयोडीन है। ठीक है, और एक क्या है, 1 बेरियम है और 2 ब्रोमीन है। तो चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ पहले हम K को बैलेंस करते हैं। आप लोग यहाँ से भी उठा कर करिए चाहे यहाँ से, लेकिन देखिए कुछ हम लोग सिस्टमेटिक चलेंगे जिसके थ्रू बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो भैया देखिए 1 है यहाँ पर, भैया 1 है, मतलब इसका तो काम सही है कि ये दोनों हमारा बैलेंस है ना बैलेंस। अब हम बताइए Br के बारे में बात करते हैं। Br कितना है, यहाँ पे 2 Br है, तो यहाँ पर भैया 1 ही Br है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ हमारा 2K हो गया और 2 Br भी हो गया। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखिए इसका तो हमने अब काम खत्म कर दिया, इसको Br को तो बैलेंस कर दिया। अब हम बात करते हैं, हाँ हमारा आयोडीन भैया अब 2 ठो है, ठीक है, और यहाँ पर एक आयोडीन को क्या काम करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2K हो गया और 2I हो गया, ठीक है। देखिए अब सब बैलेंस हो गया कि नहीं, हाँ एक बेरियम है, यहाँ पे एक बेरियम है, 2K है, 2K है, 2Br है, 2Br है, 2I2 है, 2I है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर यही था आपका बैलेंसिंग। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से ले लीजिए और देखिए भैया यहाँ पे कितना है, यहाँ पे उसके बाद दूसरी साइड में जाइए कितना है। कुल मिला जुला कर LHS और RHS को हमें बैलेंस करना है। जैसे हम क्या करते थे, इक्वेशन में बनाते, 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अब तक हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली, हमारे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं और कैसे डिफरेंट उसके टर्म हैं कि जिससे हम पता चल जाए कि भैया केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भैया हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए पहला हमारा इसका टाइप है कि कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या है बोलिए, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा हमें इसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पर कंबाइन होगी। देखिए तो इसका रिएक्शन हमें, देखिए पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल थ्रू समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन के थ्रू भी समझेंगे भैया कैसे हो रहा है। जैसे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल, मान लीजिए आप लोग एक नाम का एक कंपाउंड ले लीजिए, फिर बी नाम का एक कंपाउंड ले लीजिए, दोनों को जोड़कर अगर हमारा सी आ रहा है तो देखिए 2 चीज़ यहाँ पर जुड़ रही है, एक चीज़ बन रही है, तो क्या होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो हम बात करें कम्बिनेशन रिएक्शन की क्या खासियत होगी कि हमारा 2 कंपाउंड मिलेगा और एक कंपाउंड बेसिकली बन जाएगा, तो वही क्या होगा, हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा नाम ही से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करें कुछ रिएक्शन के थ्रू भैया समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब बहुत आसान है। देखिए हम लोग, देखिए एग्जाम्पल, H2 हाइड्रोजन ले लिए और क्या ले लिए, O2 ले लिए, मिलकर हमारा क्या बनेगा, हाँ H2O बनेगा। तो देखिए बना कि नहीं, 2 चीज़ को मिला रहे हैं, एक चीज़ बन रहा है, तो हमारा क्या होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कभी पहचानने को पूछेगा तो कैसे पता करेंगे, हाँ 2 चीज़ से मिलकर अगर हमारा एक चीज़ बन जाए तो क्या होगा, हाँ कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। चलिए हम कुछ इसी को टर्म के रूप में समझते हैं। देखिए जो हमारा LHS साइड दोनों रहता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करे, और जो हमारा RHS साइड होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, जो हमारा बने, ठीक है। तो इस बात देखिए LHS क्या है, यही आपका LHS है, ठीक है। ये क्या आपका है, हाँ ये आपका है, क्या है, RHS है, तो यही हमारा प्रोडक्ट है। तो कुल मिला जुला कर जब हमारा रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट मिल जाए, एक रिएक्टेंट A है एक रिएक्टेंट B है, जब दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएं तो क्या होगा, हाँ यही होगा कम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखिए हमने केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझा, आसानी भैया समझ लीजिए कि जब 2 चीज़ मिलेगी एक चीज़ बनेगी तो हमारा वही कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। वही हमने एक एग्जाम्पल समझ लिया किसका, हाँ है वाटर वाला, ही तो बहुत आसान है, ठीक है। यह आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, समझ में आया। या तो एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए H2 है प्लस Cl2 है, बन रहा है आपका HCl, ठीक है। ये भी आपका क्या है, हाँ ये भी आपका कम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा ठीक है, कोई बच्चे पूछते सर रिएक्शन कैसे होता है। आप लोगों को रिएक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग केवल थॉरली एक बार लिखिए, सभी काम हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान है रिएक्शन याद करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कभी भी सिंबलाइज करते हैं ऐसे, ये हमें बताता है कि भैया हमारा H2O किस में है, गैस में है, ठीक है। और उसी तरह हमारा जो क्लोरीन है वो भी हमारा गैस में है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हमारा किस में है, गैस में है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होता है। ये हमारा होता है रिएक्टेंट कि नहीं, बिल्कुल होता है, दोनों हमारे रिएक्टेंट है। तो यही हमें पता चल जाता है भैया हमारा क्लोरीन गैस में ले रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग समझा रहा हूँ कि ज़्यादा भार ना पड़े। तो हमने कम्बिनेशन रिएक्शन क्या क्या जाना, रिएक्टेंट के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना, और ये भी जाना कि हमें फेज के बारे में बताता है। ये हमारा गैस क्या है, ये बेसिकली इसका फेज है, ठीक है। फेज मतलब कि किस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में कि गैस में। 3 फेज होती है, पहला आपकी होती है सॉलिड, दूसरा क्या होती है, गैस होती है, तीसरा क्या, सॉरी दूसरा आपकी लिक्विड होती है, तीसरा आपकी गैस होती है। यही 3 फेज में, तो यही 3 फेज में हमें रहेगा बेसिकली। तो उसी के शॉर्ट फॉर्म में S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस। कभी कभी लिक्विड को हम एक्वस लिखते हैं, एक्वस मतलब कि उसी को लिक्विड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए हम आगे इसके बाद में पढ़ते हैं कि हमारा दूसरा रिएक्शन आता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा आता है
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली जैसा नाम ही से पता चल रहा है कि भैया कुछ डिकम्पोज होगा। तो जैसे हम लोग डिकम्पोज जैसे आप लोग खाद होती है तो उसमें डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं, तो डिकम्पोजिशन मतलब क्या आप लोग समझते बताइए। हाँ, डिकम्पोजिशन मतलब बेसिकली कोई चीज़ टूट रही है, तो यही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ टूटे। चलिए मान लीजिए ये हमने एक कंपाउंड ले लिया और यह हमारा 2 में टूट रहा है, बी और सी में टूट रहा है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। मतलब हमारा एक रिएक्टेंट से अगर दो प्रोडक्ट बन जाए वही क्या आ जाएगा, हाँ वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। आप लोग भी साथ में नोट करते चलिए, तब बहुत आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा क्या होता है बताइए, हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, समझ में आया। और या तो आप लोग और आसानी से समझना चाहते हैं, मान लीजिए हमने ए और बी को मिला लिया है, ठीक है, और यही टूट कर हमारा ए में बन रहा है, एक बी में बन रहा है, इसको भी तो हम कह ही सकते हैं भैया एक कंपाउंड हमारा था 2 में टूट गया, तो यही हमारा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल हम देखिए मैं बताता हूँ। फिर मैं H2 ले लिया, ठीक है, तो हमारा H2 बन गया और क्या बन गया, O2 बन गया, ठीक। हमारा H2 किस में होता है, वाटर किस में, लिक्विड में होता है कि नहीं, होता है। और हाइड्रोजन तो गैस में होगी और ऑक्सीजन भी तो गैस में होगी। देखिए मैंने कहा ना, जो हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, और हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए मैंने वही एग्जांपल इसमें भी लिया था, वही ऑप्शन हमने इसमें भी ले लिया, तो दोनों का हो गया काम। अगर इन केस आपका आता है एग्जाम में तो आप लोग लिख दीजिएगा भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन और हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बेसिकली और कैसे ट्रीट करेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आएगा, समझ में आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसकी रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ए क्या होता है, तो ए बेसिकली ये होता है कि जैसा नाम से लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, हम लोग किस में पढ़े हैं, हाँ फिजिक्स में पढ़े। क्या होता था कि हमारी कोई एक चीज़ है, मान लीजिए एक चीज़ है, दूसरी चीज़ यहाँ से भगा देती थी मार के या डिस्प्लेस कर देती थी। तो यही सेम वही लॉजिक है। मान लीजिए हमारा एक कंपाउंड है ए है और एक कंपाउंड बी है और इसी के साथ एक जुड़ा कंपाउंड सी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारा ए जा रहा है कि भैया आप मुझको सी दे दीजिए, तो ए सी को ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा और सी बन जाएगा और बचेगा क्या बताइए, हाँ बी बच जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए हमारा जो है सी बी को डिस्प्लेस कर रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बी को डिस्प्लेस कर रहा है और सी के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके जब हमारी रिएक्शन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली यही होता है कि एक कंपाउंड जो ताकतवर रहता है, मान लीजिए ये बहुत आपका ताकतवर है, ठीक है, तो क्या इस पर अटैक करेगा तो इसका सी लेके भाग आएगा और हमारा बी अकेला बच जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया, बहुत आसान है। चलिए हम इसका एक केमिस्ट्री का एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने दे दिया CuSO4, ठीक है, प्लस Fe दे दिए और हमारा बनेगा क्या, Cu बनेगा और FeSO4 बनेगा, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर आपने तो लिख दिया कैसे आया, तो देखिए हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, जो हमें बताएगा भैया कौन कंपाउंड ताकतवर होता है और कौन कंपाउंड वीक होता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा हाँ यह इसको रिप्लेस करेगा या इसको मार के भगा देगा। तो हमें देखिए हमारा जो फेरस है ये बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। तो यह क्या करेगा, इसके पास जाएगा और इसको ले लेगा और भाग आएगा। तो यही आपका बन जाएगा 2 कंपाउंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फेरस है बेसिकली इसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाँ इसको हमें डिस्प्लेस कर रहा है। CuSO4 को Cu को क्या कर रहा है, अकेला कर दे रहा है और इसके कंपाउंड को लेकर भाग आ रहा है, ठीक है। आगे हम चल के समझेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको हाँ नहीं डिस्प्लेस करेगा। तो ये सब हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं एक बार समराइज़ करता हूँ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए, हाँ बहुत सही। यहाँ पर एक कंपाउंड जो ताकतवर रहेगा वीक वाले से उसके पास वाले को लेकर भाग आएगा, ठीक है। आप लोग बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो हम लोग चौथा बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो जैसा नाम से होकर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वही कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो हमने फिर एक कंपाउंड ए लिया, ए बी कंपाउंड लिया, फिर एक सी कंपाउंड लिया, एक डी कंपाउंड लिया, ठीक है। इससे हमारा जो ए रहा है ए मार के भगा रहा है डी को और बी इसके सी को ले रहा है। तो क्या होगा बताइए, ए बनेगा और डी बनेगा और उसी तरह बी बनेगा और सी बनेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ए कंपाउंड है वह डी को लेकर भागा रहा है
और जो हमारा बी है उसे सी को ले रहा है। तो कुल मिला जुलाकर ये दोनों लोग आपस में बदला बदली कर रहे हैं। तो जब भी हमारा 2 बार बदला बदली हो, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, बहुत सही हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ ना बोलिए। हाँ, डी को एक बार भैया ले रहा है, एक बार किसको ले रहा है, एक बार बी को ले रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम इसको रिएक्शन के थ्रू भी समझ लेते हैं भैया कैसे। तो हमें रिएक्शन याद करनी है कि नहीं याद करनी, हमें रिएक्शन को नहीं याद करनी है। हम धीरे धीरे जब पढ़ते पढ़ते हमें सब रिएक्शन याद हो जाएगी, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए NaOH है प्लस HCl है प्लस NaCl बनेगा, इसको प्लस H2O बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा Na है, Na क्या कर रहा है, इसके Cl को ले रहा है, तो हमारा NaCl बन जा रहा है। वही जो हमारा H है, इसके दोनों इसको ले रहा है, तो हमारा क्या बन जा रहा है, हाँ ये हमारा H2O बन जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि नहीं, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल हो रही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इसी में आता है लास्ट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो भैया देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है या प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो हाँ ये तो बहुत आसान होता है, ठीक है। इसका हमें कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, वह आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, या तो डिकम्पोजिशन हो सकती है, या तो कौन रिएक्शन हो सकती है, कंपोजिशन रिएक्शन होती है, या किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी खासियत यह है कि कोई चीज़ हमें बैठा हुआ मिल जाएगा, सेटल अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे आप लोग मान लीजिए, ठीक है, आप लोग वाटर ले लीजिए, उसमें सैंड मिला दीजिए, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि हमारी सैंड जो है। बच्चों, आज के इसमें बात करने वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो हम बात करें ऑक्सीडेशन में, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली जस्ट अपोजिट ऑफ रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीडेशन है, ठीक है, हो रहा है, तो यहाँ पे अगर पहचानना है, तो अगर वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर ये दोनों में से एक हो या दोनों एक साथ हो, तब भी हम क्या कहेंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो। लेकिन जब इसी का जस्ट अपोजिट हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या बोलिए मेरे साथ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, सॉरी पहला, और क्या हो, एडिशन ऑफ, क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो क्या होगा वहाँ पर आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। अगर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना, तो हम लोग क्या समझेंगे कि अगर हमारा कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कह देंगे भैया क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे, भैया रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो हम ये कह ही सकते हैं, देखिए मेरे पॉइंट को अगर नोट करना था, आप लोग नोट कर लीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ, ये हमें बात याद करिए, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, ये बात हमें याद रखनी है। और ये हमें कभी कभी ट्रिप में पूछ भी लेता है, ठीक है। तो हमने समझ गए कि हमारा क्या है, रिडक्शन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अच्छा, एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे इनकेस पूछ दे भैया कि बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन के गेन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए, इनकेस क्या याद रखना है कि हमें रखना है LeO याद रखना है और जेर नाम का, ठीक है। तो देखिए लियो मतलब होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर इनकेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कोई अगर हमारा कंपाउंड या कोई स्पीसीज है जो हमारा इलेक्ट्रॉन को भैया ले रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें पहचानना है, तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि या तो O2 हमारा ऐड हो, या तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो, या तो हमारा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इन तीनों चीज़ों को भैया आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल थ्रू को समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, Fe+2 है, ठीक है, तो इससे बन रहा है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताइए आप लोग, एक बार सोचिए। हाँ बहुत सही। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या वहाँ पर होगा, बताइए। हाँ वहाँ पर होगा रिडक्शन, ठीक है, सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे देखिए, पहले फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास भैया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, हाँ ना बोलिए, हाँ हो रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ठीक है, तो वो हमारा, चलिए एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर हमारा इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, चलिए नहीं इसको नहीं, मान लीजिए I2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है और बन गया 2I-। चलिए यहाँ बताइए क्या हो रहा है,
हाँ, यहाँ पे हमारा 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो आ जा रहा है ना, बोलिए हाँ ना बोलिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तभी तो निकल ही रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भैया लूज कर दिया, तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यही आपका था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझ में आया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हम बात करते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग, चलिए जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो मतलब देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वह क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वह आपका क्या होगा, हाँ वह आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें समझते हैं, इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग जाए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भाग रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जा रहा है, लेकिन हम एक में तो इसे नहीं डिफाइन कर सकते, इसके लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं एग्जांपल थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, नहीं हम लोग इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा देखिए Fe+2 है, Fe+3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा था, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा है कि नहीं, बिल्कुल भाग रहा है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन भागे तो क्या कहेंगे, हाँ जब हमारा इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा Fe+2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वहीं पर ये देखिए हमारा Ai2 क्या है, Ai2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि यह आपका इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यही हमारा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। यही देखिए हमारा कुल मिला जुला कर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का खेल था। और हमारा एक टर्म बच गया था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक्जोथर्मिक मतलब जहाँ पे अगर हमारी हीट रिलीज होगी तो हम क्या कहेंगे कि भैया वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक मतलब क्या, जहाँ पर हमारा बेसिकली हीट क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो, तो वह क्या होगी, हाँ वह आपकी एंडोथर्मिक होगी। तो चलिए हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एक्जोथर्मिक मतलब आप लोग देखिए, कार्बन जलाइए, नहीं कोयला जलाइए, आप लोग कोल जलाइए, उसमें हीट रिलीज होगी तो वह क्या होगी, वह आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलिए आप लोग वाटर को हीट करके स्टीम में बनाइए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर में हीट सप्लाई किए, उसके बाद हमारी स्टीम बन रही है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर हमने हीट क्या हुआ, वाटर तो हीट एब्जॉर्ब किया कि नहीं, बिल्कुल किया। तो हमारा एंडोथर्मिक होगी। तो देखिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप लोग समझ में आया, यही देखिए बेसिकली अंतर था। तो चलिए एक बार मैं फिर समराइज करता हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब देखिए बेसिकली बात करने वाले कोरोजन के बारे में। तो ठीक है, जैसा कि कोरोजन हमारा नाम से नहीं तुम्हें पता चल रहा है, तो जैसे आप लोग को मैं डेली एग्जाम्पल समझ सकता हूँ। आप लोग जैसे घर पे रेलिंग लगी होगी तो देखते होंगे कभी उस पर जंग लग जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा कोरोजन होता है। तो कोरोजन मतलब जानते हैं बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा कोई मेटल है, ठीक है कोई मेटल है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, और किसके एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है कि नहीं, मतलब नमी होती है बेसिकली, और वहाँ पर कोई ऑक्साइड की लेयर बना ले, तो वही हमारा क्या होगा, हाँ वही हमारा होता है कोरोजन। तो कोरोजन से भैया हमारा केवल मेटल का नुकसान ही होता है। तो कोरोजन क्या है बताइए, हाँ यह एक डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यह क्या है, हमारा डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है। आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिए। तो जब भी हमारा कोरोजन तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा कोई मेटल भैया एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर में प्रेजेंस में ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमारा मेटल का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, हाँ वही हमारा कोरोजन होगा। कोरोजन की वजह से क्या होता है, मेटल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो जाती है। क्या होता है, हाँ कोरोजन की वजह से क्वालिटी के साथ प्लस क्वांटिटी दोनों खराब हो जाती है। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट में है वो तो खराब ही होगा और क्वांटिटी भी खराब हो जाती, और यह मेटल क्या होता है, वीक भी हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा कोरोजन होता है ना, हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहली बात हमें ये ध्यान रखना है, और दूसरा हमें ध्यान रखना है हमारा स्लो प्रोसेस होता है। ये नहीं कि अचानक में एक दिन में पूरा कोरोजन हो गया, हमारा क्या है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और हमें देखिए अब हमने समझ लिया कोरोजन क्या है, मतलब मेटल हमारा जो डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम समझते भैया कि हमारा इसको बचाएंगे कैसे। तो हमारा देखिए पहला प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत आसान तरीका है।
पहला काम आप पेंट करिए। आप लोग भी देखते होंगे आपकी रेलिंग वोलिंग है घर पर, तो वहाँ पर पेंट होता है कि नहीं? बिल्कुल पेंट होता है, अच्छा भी लगता है और हमारा कोरोजन से बच जाता है। दूसरा बात कि हम कोई ऐसा मेटल, मान लीजिए हमारा कोई सब्सटेंस है, हमारी आयरन है, तो आयरन लाइक मेटल में ज़्यादातर होता है, तो हम इस पर क्या करें, कोई और मेटल लगा दे कि भैया जो रिएक्शन न एटमॉस्फेयर से कराओ, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसी पर अटैक करेगा हमारा मॉइस्चर, तो कुछ होगा नहीं, हमारा ये मेटल बचा रह जाएगा। तो हम इसे क्या कहते हैं कि इसे हम कहते हैं कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्या? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। याद आप लोग केवल टर्म रखना है, ये नहीं याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है। या देखिए होता क्या है कि हम मान ली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इस पर कुछ मेटल डिपॉजिट कर देते हैं। कौन से मेटल डिपॉजिट करते हैं? हाँ, जिंक कर दीजिए, ब्रास कर दीजिए, यही सब मेटल कर देंगे। हमें केवल देखिए कोरोजन में याद कर रखना है जो हमें इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट कि यह मेटल की में होता है, ठीक है। दूसरा बात, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर फैला होता है या जो नमी होता है उसी की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ऑक्साइड एयर इसे बेसिकली फॉर्म होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। अरे भैया जब हमारा कोरोजन तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आया। और इससे होता है कि हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो जाती है। और लास्ट बात कि यह स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा भैया अब तो हमारा समझ गया कोरोजन है क्या, लेकिन इसे बचाएंगे कैसे? तो पहला आप लोग भैया पेंट कर दीजिए। दूसरा बात कि गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, किससे? जिंक और ब्रास मेटल से, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। तो ये जो हमारी रेंसिडिटी होती है बेसिकली हमारी, ये भी एक ऑक्सीडेशन ही प्रोसेस है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या बताइए आप लोग? हाँ, ये भी हमारा एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें देखिए क्यों रखना है, कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो मैं डेली लाइफ में एग्जांपल में बताता हूँ। आप लोग घर में जो खाना रखते हैं तो कुछ समय बाद देखते होंगे कि खाना जो हमारा भोजन होता है उसमें खट्टापन का स्वाद आने लगता है, ठीक है। तो इससे क्यों होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया होते हैं या जो मॉइस्चर होता है, या इसमें देखिए हमारे जितने भी खाना बने होते हैं फैटी एसिड से बने होते हैं, फैट से बने होते हैं, ठीक है। तो फैट में हमारा बेसिकली होता है ईस्टर। देखिए हमें इतना डीप नॉलेज नहीं रखना, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। फैट होता है, उसमें पड़ा होता है ईस्टर, और ईस्टर हमारा ऑक्सीडेशन होकर बना लेता है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड बना लेता है, तो इसीलिए हमें लगता है खट्टा। तो ध्यान में हमें केवल इतना ही रखना है कि हमारा जो फूड है, तो हमारे अगर फूड की क्वालिटी ख़राब हो जाए, फूड की क्वालिटी ख़राब हो जाए, ठीक है, मतलब हमें खट्टा लगने लगे, ख़राब लगने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं रेंसिडिटी। समझ में आया? और कैसे होता मैंने समझा दिया। हमारे जितने भी खाना बनते हैं उसमें देखिए आप लोग ऑयल डलता है, ऑयल फैट होता है, फैट में बेसिकली हमारा होता है ईस्टर। जब ईस्टर काम कर देते हैं ऑक्सीडेशन, तो एटमॉस्फेयर में होता है बेसिकली, तो ये हमारा बन जाता है फैटी एसिड, जो हमें कैसा लगता है बताइए? हाँ, ख़राब लगता है। हम इसको भी रेंसिडिटी को क्या कहते हैं? ये भी डिग्रेडेशन है, ये डिग्रेडेशन है, ठीक है। और तो मान लीजिए हमने देखा ना कोरोजन को हम कैसे बचाते हैं, हम इसको कैसे बचाएंगे? तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपको क्या करिए, कोल्ड स्टोरेज बनाइए। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि भैया खूब बड़ी फैक्ट्री बना दी है, ठीक है, उसे हमने सभी चीज़ों को रख दिया और फिर उसमें कूल कर रहे हैं। इससे तो हमारी क्या होगी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा नहीं। या तो एक काम करते हैं कि फ्रिज का यूज़ कर लें। वैसे आप लोग घर में देखते हैं कि जितने भी खाना वाना रहता है कहाँ पे रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। क्यों ऐसे रखते हैं? ताकि थोड़ी समय बाद भी हम यूज़ कर लें। या तो हम बात कर लें, सॉरी सेकंड वाला है, या तो हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर लें। एयर टाइट कंटेनर समझते हैं? हाँ, जिसमें हवा रहे ही ना रहे, ठीक है। और ये भी नहीं करना चाहते तो भैया लास्ट एग्जांपल कि आप लोग कोई नोबल गैस डाल लें। नोबल गैस मतलब क्या समझते हैं? हाँ, देखिए हमारा लास्ट है नोबल गैस, मतलब बेसिकली कि आप लोग जैसे चिप्स खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रिएक्शन ना हो और वह हमें ये क्या है, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दे। तो हमें देखिए कुल मिला जुला कर 4 बातों को ध्यान रखना है कि हमारा रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। यह हमारी फूड की क्वालिटी को ख़राब कर देती है, यानी डिग्रेडेट कर देते हैं, में से खाने योग्य नहीं रहता है। और दूसरी बात कि यह कैसे होता है यह याद नहीं रखना, ये मैंने नॉलेज से बता दिया कि हमारा जो फैट होता है वह बेसिकली ईस्टर होता है, ठीक है। तो ईस्टर का जब ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड बन जाती है, और एसिड हमें जो वैसे भी खट्टा लगता है, जैसे आप लोग टर्टरिक एसिड है या एसिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसी वजह से क्या हो जाता है? हाँ, फैटी एसिड बन जाता है। तो यही हमारा काम ख़राब हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है। लेकिन हम बचाएंगे कैसे? कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, यानी ठंडा कर देंगे। या तो हम एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसमें रख लें, या तो हम करें नोबल गैस, मतलब कोई नोबल गैस डाल दें जो रिएक्टिव ना हो,
तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके की मैंने इसके क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो बनाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।